1944 का जिक्र है। एक साहब ने मुझसे कहा कि दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमत अल्लाह अलैह दहले कि करीब कोई कनवा नहीं, जबकि बाओली का पानी खारी है। अगर आप कहीं तो दरगाह की मुशरिकी दरवाजी पर कनवा बनवा दूं। मैंने जवाब दिया, हाँ साहब, यहाँ मीठी पानी बहुत तकलीफ है, शायद कनुए का पानी मीठा निकल आई। उन साहब ने कहा, मगर यहाँ कब्रें बहुत ज्यादा हैं, कनुआ खोदा गया तो कब्रों को तोड़ना पड़ेगा और उनकी भी हरमती होगी। मैंने कहा, कब्रों की हड्डियां दूसरी जगह एहतियात से दफन कर देना, क्योंकि पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। ये कहकर मैं तवालहा आबाद चला गया और उन साहब ने कनुआ खदवाना शुरू किया। कब्रों से हड्डियां निकलती थीं तो दूसरी जगह अदब व एहतराम से दफन करा दी थी। यहां तक कि जब पानी के करीब पहुंची तो वहां किसी आदमी का पूरा ढांचा नजर आया। सबको हैरत हुई कि बालाई कब्रों की हड्डियां टूटी हुई थीं, मगर उतनी गहरी जगह में ये पूरी आदमी का ढांच क्यों कि बाकी रहा और अरनी गहरी कब्रें किसने बनाई। बहरहाल इस ढांचे को देखकर मजदूर डर गए। उन्होंने उन हड्डियों को हाथा लगाने से इनकार किया तो कनुआ कहदवाने वाली साहब खुद रस्सी में टूकरा बांधा कनुए में उतरी। उन्होंने केदाल हाथ में ले ढांचे की गठनी पर मार ताकि हड्डियां तोड़कर ऊपर ले जाएं और किसी जगह दफन कर दें। कदाल की मारते हैं उनका गोरा रंग काला हो गया और वो दीवानों की से बातें करने लगी। जो मजदूर उनके साथ कनुए में गया था उसने उनको टोकरी में बांधा दिया और बहुत मुश्किल से उनको बाहर लाया। कनुए के पास बहुत से खलकत जमा होगी। सब हैरान थी कि अभी तो उनका रंग गोरा था, अब ये ऐसी काली क्यों कर होगी। वो बार बार कहती थी, मेरी भांजी का पांव तोड़ डाला, मेरे भांजी का पांव तोड़ डाला। आखिर उन्हें उनके घर में ले गई। बड़ी बड़ी आमिल हलाई गई, मगर उनको कोई अच्छा ना कर सका। आखिर तीसरी दिन उस कनुए को बंद कर दिया गया। सब मिट्टी और हड्डियां उस कनुए के अंदर भर दी गईं और कनुआ जमीन के बराबर हो गया। तब उन साहब का रंग भी ठीक हो गया और दिमाग की खराबी भी दुरुस्त होगी। मैं इलाहाबाद के सफर से वापस आया तो मेरी बीवी ने सारा किस्सा मुझे सुनाया। इस वक्त मैं अपने घर में पलंग पर चत लेटा था। लींप सरहानी रखा था और मैं लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था। पलंग की नीची दरी पर मेरी बीवी और उनकी वालिदा बैठी छालिया की तर रही थी और मुझे किस्सा सुना रही थी। मैं पलंग पर उठ कर बैठ गया और मैंने अपनी बीवी से पूछा, तुम समझें वो काली क्यों हुई और दीवानी क्यों होगी। बीवी ने कहा, किसी बुजुर्ग का मजार था, उन्होंने बेअदबी की। मजार वालों की रूह ने उनको कब्र तोड़ने की सजा और वो काली और दीवानी होगी। मगर जब उनकी वारिसों ने कब्र बंद करा दी और कनुआ भी बंद करा दिया तो रूह ने 3 दिन बाद उनकी खुता मुआफ कर दी और वहां छी होगी। मैंने बीवी से कहा, नहीं ये बात नहीं, बल्कि बात यह है कि मर्दी की हड्डियां सदियों से मिट्टी के अंदर दबी हुई थीं और हड्डियों के अंदर फास्फोरस होता है। फास्फोरस जहरीला हो गया था। जब उन्होंने ढांची पर कदाल मारी तो हड्डी टूट गई और उसमें से फास्फोरस अड़ा जो उनकी नाक में सांस के साथ घस गया और बदन के खून में जज़ब हो गया। फास्फोरस ने अपनी जहर से खून को काला कर दिया। खून काला हो तो चेहरा भी काला हो गया और वो दीवानी भी उसी वजह से हुई कि उनकी दिमाग पर जहरीली फास्फोरस ने बुरा असर किया। अगर रूह कुछ कर सकती है तो मुझे सजा दी थी, क्योंकि मैंने उनको कुनुआ को हूदनी और कब्रें तोड़ने का हुक्म दिया था। अगर रूह में कुछ ताकत है तो आई मुझे अपनी ताकत दिखाई और मुझे सजा दी। तुम औरतें कमजोर अकीदी की होती हो, मैं रूहों की ऐसी असर को नहीं मानता। बीवी ने जवाब दिया, तौबा करो, कैसी बातें करते हो। मैंने कहा, कम से कम मेरी अक्ल तुम्हारी तरह बूदी नहीं है। बीवी ने कहा, जाने दो, ये बातें छोड़ो, अपना अखबार पढ़ो। मैं ऐसी मुनकराना बातें सुनना नहीं चाहते। मैं हिंसा और अखबार पढ़ने लगा। इन बातों को 5 मिनट भी नहीं हुई थी और मैं चत लेटा था कि किसी ने मेरी पाँव की तलुक में जैसी बजली का तार लगा दिया। बजली सनसुन करती मेरे तमाम बदन में फैल गई और मुझे ऐसी तकलीफ हुई जिसको अल्फाज में अदा करना मुश्किल है। मेरी रग रग में चहरियां चलती मालूम होती थीं। मैं बेताब होकर चीखने लगा। मैंने अपनी चीखों की आवाज सुनी, मगर मेरी बीवी और सास आपस में बातें करती और छालियां कुतरती रहीं। उन्होंने मेरी चीखनी पर तवज्जो न की।
तब मैंने बीवी का नाम लेकर चीखना शुरू किया कि हबीब बानो अरीबे, मुझे देखो मेरा क्या हाल हो गया। मुझे कब्र वाली रूह ने दबा लिया। मैं तौबा करता हूँ, फिर कभी किसी बुजुर्ग की बेअदबी न करूँगा। मगर मेरी बीवी ने फिर भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी और अपनी माँ से बातें करती रही। मैंने उसी हाल में ख्याल किया कि शायद मेरा दिल दब गया है और उसकी वजह से ये तकलीफ है। उसलिए हंसता से दाएं रख कर उठ ली, मगर फिर भी तकलीफ में कमी न हुई। तब मैंने तौबा करनी शुरू की और अहद किया कि कभी रूहों की बेअदबी न करूँगा। ये कहती ही वो कैफियत जो सुरसी पाँव तक छाई हुई थी पीरों की तरफ जाती मालूम हुई, यहाँ तक कि थोड़ी देर में बाल कल जाती रही। मैंने फिर अपनी बीवी को पकारा तो उन्होंने फूरा जवाब दिया न। मैंने उनसे कहा, अभी 5 मिनट तक मैं सख्त तकलीफ में मुब्तला रहा और तुमको आवाजें दे, मगर तुम ना भूले। बीवी ने कहा, तुम तो सो गई थी और अखबार तुम्हारी हाथ से गिर पड़ा था। मैंने कहा, क्या तुम दोनों फलां फलां बातें न कढ़ी थी? उन्होंने कहा, हाँ ये बातें हमने की थी। मैंने कहा, अगर मैं सो गया था तो मैंने तुम्हारी ये बातें क्यों कर सुने? अब उस सवाल का जवाब मेरी बीवी न दे सके। शायद साइंसदां इस पर कुछ रोशनी डाल सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।